स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 साहित्यिक हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम पेपर आएगा, 100% में गारंटी लेता हूं स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से पेपर आएगा और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक वायरल पेपर है क्लास 12 हिंदी का और इसमें मैं आप लोगों को 100 में से 95% तो दिलाकर रहूंगा हिंदी में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, साहित्यिक हिंदी का पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। पेपर कोड आप लोग देख लीजिए 190 डी के पेपर कोड है। अनुक्रमांक यहाँ पर आपका रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है। ये भी कोड होता है 500 जो दिया हुआ है, ठीक है। और आपका ये पूर्णांक है 100 नंबर का। जो क्लास 12 जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट है, ये आर्ट के स्टूडेंट के लिए साहित्यिक हिंदी का पेपर होता है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं। समय आपको हर एक सब्जेक्ट में यही दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट ये जो पेपर है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 15 मिनट पेपर पढ़ना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं बात करूँ तो ये पूरा पेपर जो है स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ, पूरा पेपर हल करके बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आता है लाइक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो खंड का और खंड खा, जो कि हिंदी व्याकरण का खंड खा होगा, तो उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर हिंदी में आपके क्लास 12 साहित्यिक हिंदी में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, तो उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। इन चारों में से एक राइट आंसर छुपा हुआ है जो कि आपको बताना है। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है, तो इनमें से बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे स्टूडेंट हिंदी प्रदीप के संपादक, ठीक है। तो का नंबर का आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि श्याम सुंदर दास की शैली है। इन चारों में से श्याम सुंदर दास की शैली क्या है? व्यास है, समास है, व्यंग्यात्मक है या भावनात्मक है? तो स्टूडेंट इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके गद्य के 5 प्रश्न होते हैं, यानी जो लेखक से रिलेटेड होता है ना, उनसे ये रिलेटेड 5 क्वेश्चन शुरू में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए गा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ कि इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं। तो इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है? इनमें से आपके जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे इंद्रजाल कहानी के लेखक। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा जो एक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेम टू सेम पेपर स्टूडेंट में बात करूं, सेम टू सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है क्लास 10 क्लास 12 का, हिंदी का पेपर है उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस पर प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था समाजवाद पर, ठीक है। आपका घ नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिनकर, देखिए दिनकर के पत्र का प्रकाशन है। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन कब है? यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन ये गलत हो गया हरिशंकर वाला, ठीक है, कंप्यूटराइज गड़बड़ी है। तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लीजिए कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा कि 1977 या 1975 इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए दिनकर का पत्र का जो प्रकाशन हुआ था स्टूडेंट, ये आपका 1981 में हुआ था। तो आपका अड़ा नंबर का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब हमारे पद्य के 5 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। आपके सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में सेम टू सेम यहाँ पर अभी आएगा, लेकिन जो हिंदी व्याकरण होगा उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल के किस शाखा से है? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भैया ये भक्तिकाल के कृष्ण भक्त शाखा से है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्नोत्तर का नंबर का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए अष्टछाप के कवि हैं, यानी अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट इस तरह से पढ़ेंगे कि अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लोग ज़्यादा एक प्रकार से गड़बड़ी कर देते हो, ठीक है। तो इनमें से अष्टछाप के कवि नहीं है, वो कौन नहीं है? आपका ईश्वर दास जो हो जाएंगे स्टूडेंट, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए गा नंबर क्वेश्चन
मैथिली शरण गुप्त आधुनिक कहानी के किस युग से संबंधित है? तो ये भैया द्विवेदी युग किससे संबंधित है, मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है। ठीक है, और आप लोग स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक हिंदी का होगा ही। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा। और मैं जो मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आता हूँ उसको सॉल्व करते रहोगे तो आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक प्रकार से तैयार हो जाएगा और आप 95% हिंदी में लेकर जरूर आओगे स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप हमारे रेगुलर वीडियो देखिए, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय लेकर आता हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, और जब आप तैयार करे रहोगे तो पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप झट से कॉपी में लिख दोगे। तो घ नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है, तो वो कौन सा है भैया? वो आपका चित्राधार है। ठीक है, घ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन जो देखिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई ये 1936 में हुई थी स्टूडेंट, यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया। हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, और सेम टू सेम जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था स्टूडेंट कि सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा, बस फर्क इतना रहेगा कि एग्जामिनर भैया अपनी तरफ से वो क्वेश्चंस देगा आपको। ठीक है, लेकिन पेपर का पैटर्न सेम इसी तरीके से रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका 5 प्रश्न होगा एक गद्यांश में, और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिससे आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में 2 गद्यांश होता है और इसके 5-5 प्रश्न होते हैं। इन्हीं 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है इस गद्यांश में देखकर। ठीक है, तो 2 दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, जैसा कि मैं स्टूडेंट आपको एक सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन इस गद्यांश से लिया गया है ना, ये गद्यांश है आपका, और इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए हमें पाठ का नाम पहचानना है, तो पाठ के नाम पहचानने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि आपको लेखक के जो लेखक से रिलेटेड है उनका आपको गद्यांश कैसे पहचानना है, कि किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। ये किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहेंगे, यहाँ पर देखिए भाषा के भेद रहेंगे भी ये ज्योत, यहाँ पर देखिए पर ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब ये स्टूडेंट मुझे पता है क्योंकि भैया बूढ़ी की यहाँ पर बात हो रही है, रॉबर्ट की बात हो रही है, उत्फुल्ल मुस्कानमयी की बात हो रही है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग जो आपका चैप्टर है, जो कि आपका शायद 3rd चैप्टर है। ठीक है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हमें संदर्भ लिखना था, यानी हमें चैप्टर का नाम बताना था, इस गद्यांश का चैप्टर का नाम और लेखक का हमने बता दिया, 2 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म होती है। इसका व्याख्या ऑलरेडी एक प्रकार से स्टूडेंट कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कर रखा है, लेकिन आपको नहीं आता है तो मैंने गद्यांश सॉल्व करना बताया है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों को नहीं आता है पेपर में, मान लीजिए कि आप गद्यांश नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, तो आप लोग यही उठाकर लिख दीजिएगा, 1 नंबर तो जरूर मिलेगा। ठीक है, राइटिंग से लिख दोगे तो एग्जामिनर भैया 2 नंबर भी दे सकता है। राइटिंग इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को मैंने एक कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, कॉपी कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में और पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, उसमें भी आपके सारे डाउट मैंने क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए जो 3 क्वेश्चन है, ये देखिए जो 3 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं गद्यांश से, इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में देखिए यहाँ पर भाषा में कई सारे अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो ये देखिए जो आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, ये अपने विश्वास के साथ देखिए
भाषा की भेद रहेंगे भी, और ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यानी यहाँ से लेकर आपका स्टूडेंट राइट आंसर क्लियर हो जाएगा और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके गद्यांश होते हैं स्टूडेंट, उसका आंसर आपको गद्यांश में ही छुपा मिलेगा। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और गद्यांश को सॉल्व करना है, ठीक है। अथवा वह कर करके आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं पता है किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप उसका नहीं कर पाएंगे, तो आप ये वाला कर लीजिएगा कि कई महीनों बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे यहाँ पर देखिए धृष्टराष्ट्र की भुजाओं से जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक प्रकार से दिया हुआ है गद्यांश, और मैं इसका बता दूं चैप्टर का नाम है भैया निंदा रस। क्या नाम है चैप्टर का? निंदा रस चैप्टर का नाम है। और इसके जो आप एक प्रकार से लेखक है वो है हरिशंकर प्रसाई जी। कौन है? हरिशंकर प्रसाई इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था स्टूडेंट की उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना, यहाँ से देखिए कि वह तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे यहाँ पर देखिए धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो इसका आंसर जो कि हरिशंकर प्रसाई जी ने रेखांकित अंश की व्याख्या कर रखा है, इसका पूरा अर्थ बताना है। नहीं आता है तो लिख दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया, यही उठाकर लिख दोगे तो 1 नंबर पक्का है। उसके बाद में देखिए बाकी का, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को 3 जो आपके प्रश्न होते हैं इस गद्यांश से जुड़े, इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ आ गए, यानी जकड़ लिया और उसको एक प्रकार से क्या है अपने भुजाओं से स्टूडेंट जकड़ कर तोड़ दिया था, ठीक है। और लेखक ने यहाँ पर देखिए लेखक को किसके पुतले की याद आ गई, तो स्टूडेंट भैया यहाँ पर देखिए लेखक को मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े, ठीक है, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े पुतले की याद आ गई। इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, और गद्यांश आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया ये बहुत कठिन है, ठीक है, गद्यांश सॉल्व करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गद्यांश ऐसा है कि इसका आप लोग 10 में से 10 नंबर पूरा फ्री में पा सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा माइंड लगाना है, जिस तरह से मैंने तरीका बताया है उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए मैंने गद्यांश सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया कि कैसे गद्यांश आपको सॉल्व करना है। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। पद्यांश दिया हुआ है और सेम प्रोसेस है, यानी 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे एक पद्यांश में, और उसके एक प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो 5 × 2 यानी 10 नंबर का आपका पद्यांश भी टोटल होता है, ठीक है। तो ये देखिए 2 पद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं अथवा करके, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आप लोगों को सॉल्व करना है, हल करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 5 प्रश्न है, क्योंकि हमें इसी 5 प्रश्न के अकॉर्डिंग हर एक पद्यांश को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इस पद्यांश से जुड़ी हुए हैं, ठीक है। ये जो आपका पद्यांश है कि जलद की फूटे कितने उत्स, दीप कच्छ डूबे उतराए, किंतु वो बड़ी यहाँ पर देखिए किंतु वो खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभुदय का कर रही उपाय, ठीक है। एक प्रकार से ये दिया हुआ है पद्यांश, और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जो कवि का नाम है और शीर्षक यानी चैप्टर का नाम है, तो भैया नाम है श्रद्धा मनु, ठीक है। आप लोगों ने श्रद्धा मनु चैप्टर को पढ़ा ही होगा, काफ़ी प्रख्यात चैप्टर है आपकी साहित्यिक हिंदी में। इससे एक ना एक आपके एक प्रकार से पद्यांश पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इससे एक ना एक आएंगे, और जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी डियर स्टूडेंट इसके कवि हो जाएंगे। तो आपको संदर्भ लिखना होता था, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ये रेखा खींची हुई है ना स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि समन्वय उसका करे समरस्त विजयनी, यहाँ पर देखिए विजयनी मानवता को हो, ठीक है, मानवता हो जाए। तो एक प्रकार से इसका जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी से व्याख्या कर रखा है। आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग, जो कि मैंने तरीका बताया एक प्रकार से आप फ्री वाला भी हल कर सकते हो, और एक और तरीका बताया है कि आपको
पद्यांश कैसे सॉल्व करना है। तो वो वीडियो जरूर स्टूडेंट आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी का जो 3 प्रश्न आपके दिए हुए हैं इस पद्यांश से जुड़े, इसका आंसर आप लोगों को इसमें से ही देखकर देना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर इसी पद्यांश में आपको मिलेगा, इसका आंसर इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट में इस चैप्टर में यानी इस पेपर में आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसका वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बखूबी मिल जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप लोगों को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पेपर में बताए गए एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखिए। देखिए अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो पद्यांश दिया हुआ अथवा करके, ठीक है, आप ऊपर वाला नहीं सॉल्व कर सकते तो आप ये वाला सॉल्व कर लीजिए पद्यांश कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो दो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी बड़ी है धार। मैंने जब अपने क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट तो मुझे बहुत पढ़कर आया था ये आनंद पद्यांश को पढ़कर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पद्यांश है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसके कवि हैं और इसके चैप्टर का नाम है यानी शीर्षक का अभिनव मनुष्य। ठीक है, अभिनव मनुष्य चैप्टर से ही आपका लिया गया है, तो 2 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। बाकी के जो 4 क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट, ठीक है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपका रेखा खींची हुई ना स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कि कुछ भी नहीं पहचान, इसी का आपको व्याख्या करना है, इसी पद्यांश का व्याख्या करना है आप लोगों को। बाकी के जो 3 प्रश्न आपके दिए हुए इस पद्यांश से जुड़े, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को इसी पद्यांश में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने तरीका बताया और वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपका एक जीवन परिचय होता है, 3 नंबर आपको दिए जाते हैं इनके साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। ठीक है, और 2 नंबर आपको दिए जाएंगे इनकी रचनाओं को लिखने के लिए। तो टोटल जो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और आपके इस बार जैसा कि स्टूडेंट में जितने भी आपके पेपर लेकर आता हूँ उसमें मैं अलग अलग बताता हूँ, तो आपके जितने भी आपके जीवन परिचय हैं, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपके कन्फर्म है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है, दूसरे है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी और तीसरे है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये तीनों को केवल आप लोग तैयार कर लीजिए, मेरी गारंटी है आप मुझ पर विश्वास करके तीनों को तैयार कर लोगी। तो तीनों में से आपका मान लीजिए तीनों नहीं आता तो एक तो आएगा और वही आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा और एक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, तीनों में से। खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में भी आपको करना है, 5 नंबर इसमें भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है रामधारी सिंह दिनकर जी का, दूसरा है महादेवी वर्मा जी का और तीसरा है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, तो ये कवि में है, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर जो कि कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो पंचलाइट कहानी का क्या उद्देश्य है और लाठी कहानी का क्या उद्देश्य, इनमें से केवल एक ही का करना है क्योंकि अथवा दिया हुआ है। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर का ये दिया होता है। अथवा भी है इसमें, पंचलाइट या ध्रुव यात्रा जो है ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, पंचलाइट का यहाँ पर कर सकते हैं, लाठी या ध्रुव यात्रा का। तो आपको 5 नंबर मिलना तय है, हर साल पूछा जाता है टॉपिक। ठीक है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा स्टूडेंट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है, नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। एक ही सेकंड लगेगा, मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर इस पर भी दिया जाएगा। और शब्द सीमा यानी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है मुक्त यज्ञ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, यह करके दिया हुआ है, आप मुक्त यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर जो महात्मा गांधी हैं इनका चरित्र चित्रण कर दीजिए। ठीक है, और सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिख दीजिए।
तीसरा है कि रश्मरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। और चौथा यहाँ पर देखिए आलोकवृत्त खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पांचवा है त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और 6 नंबर है श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट या करके दिया यानी अथवा करके लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट में बात करूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट यानी जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज खंडकाव्य लगते हैं। आपको जो डिस्ट्रिक्ट का आपका कोई जो खंडकाव्य है उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको पढ़कर जाना है, ठीक है, और वही पेपर में आपको लिखकर आना है, ठीक है। सभी का वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट चैनल पर, रश्मरथी, श्रवण कुमार, त्यागपति, मुक्तयज्ञ, ठीक है, सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। जो भी खंडकाव्य आपका लगता है यूट्यूब पर आप सिंपल सा सर्च कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको त्यागपति वाला सर्च करना है तो त्यागपति खंडकाव्य बाय शिवम स्टडी नॉलेज या शिवम स्टडी नॉलेज आप पीछे लगा दोगे यूट्यूब पर तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। त्यागपति खंडकाव्य का आपको चरित्र चित्रण, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ठीक है, या गांधी जी का चरित्र चित्रण, सभी का वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट खंड खा आ चुका है, ठीक है। खंड खा जो कि हिंदी व्याकरण, यहाँ से हमारा हिंदी व्याकरण का 50 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 2 आप लोगों के संस्कृत के गद्यांश ये होते हैं अथवा करके, एक ये है आपका, ठीक है, ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को संस्कृत गद्यांश को सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए बाकायदा बताया हुआ है कि संदर्भ यानी संदर्भ लिखने के लिए स्टूडेंट आपको 2 नंबर दिया जाएगा और हिंदी में अनुवाद कीजिए उसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है ना स्टूडेंट, इसको आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है। बाकायदा आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा डेमो दे देता हूँ, देखिए कि संस्कृत साहित्य आदि कवि यानी संस्कृत के साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवि गुरुकुल, यहाँ पर देखिए कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य, ठीक है, अन्य भास भरवे, एक प्रकार से इस तरह से महाकाव्य, इस तरह से आपका हिंदी का अर्थ निकलता है स्टूडेंट। ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, तो थोड़ा आपको प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत होगा जो संस्कृत नहीं लिए होंगे सब्जेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका संस्कृत का गद्यांश। इसमें आपको संदर्भ लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ के लिए और 5 नंबर स्टूडेंट दिया जाएगा आपका इसका अनुवाद करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में से आपको किसी एक को हल करना है, ठीक है, आपको संदर्भ लिखना है, उसका अनुवाद करना है। तो मैं चैप्टर का नाम बताऊं, जैसा कि संदर्भ के लिए चैप्टर का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लिया गया है संस्कृत भाषायाम महत्तम से, क्योंकि यहाँ से आपको वैसे ही पता चल रहा होगा संस्कृत साहित्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आप लोग जो है संस्कृत का गद्यांश देखकर भी पहचान सकते हैं। यदि आप लोग पढ़े रहे होंगे, ठीक है, तो पहचान सकते हैं, नहीं पढ़े हो तब भी आप पहचान सकते हो, बस आप एक बार देख लीजिएगा बुक, ठीक है। तो संस्कृत भाषा आप महत्तम से लिया गया जो कि संदर्भ लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अनुवाद भी आपको कैसे करना है, इसका पूरा हिंदी में अर्थ बताना है, ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करिए, ये संस्कृत टू हिंदी कर दिया कीजिए, अथवा करके दिया हुआ है। आप ऊपर वाले का अनुवाद नहीं कर सकते तो ये वाला कर लीजिएगा जो कि महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है, देख सकते हैं मालवीय जी का नाम भी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग, दोनों में से किसी एक को हल करना है तो कर लीजिएगा। वीडियो चाहिए चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। सभी का मैंने सोल्यूशन दिया है आप लोगों को, बस आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको 95% लाएगा, मैं दिलाऊंगा। बस आप लोग विजिट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए चैनल पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये श्लोक कह लीजिए या इसको आप लोग पद्यांश भी कह सकते हैं संस्कृत का, ठीक है। 7 नंबर इसमें भी दिए जाते हैं और 2 आपके एक प्रकार से श्लोक दिए होते हैं। दोनों में से किसी एक श्लोक को सॉल्व करना है, उसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है और इसका आपको अनुवाद करना है, ठीक है। इसका अनुवाद जो होता है स्टूडेंट बहुत ही छोटे छोटे में होता है, ज़्यादा बड़े में नहीं होता है। मैंने इस श्लोक को भी सॉल्व करना बताया है। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है कि परोक्षे कार्य हरांतर प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, तो ये दिया हुआ है और इसका जो एक प्रकार से वो मैं बात करूँ, ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नान, ठीक है। सुभाषित रत्नान चैप्टर से आपका ये ऊपर वाला लिया हुआ है। नीचे वाला जो है स्टूडेंट ये वाला कि नामारोचते भद्रवा उल्लूकस विशेषणम अकुद्रश्य मुख्य पश्य कस्य कुद्रो भविष्यते, ये लिया गया है जातक कथा से भैया। किससे? आपके श्लोक जातक कथा से आपका सेकंड वाला लिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का आप लोगों को आपको एक प्रकार से संदर्भ लिखना है,
ठीक है, अलग अलग संदर्भ होता है और किसी एक का आपको व्याख्या कर देना, कर लीजिएगा। आपका एक प्रकार से कितना नंबर पक्का है? 7 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके 4 प्रश्न दिए हुआ है और इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपका उत्तर किसमें देना है स्टूडेंट? संस्कृत में देना है। ठीक है, अब जैसा कि मैं एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, तो मान लीजिए कि मैं ये एक वाला करके आपको दिखा देता हूँ कि दुर्योधन कस्य भाव पेड़, यहाँ पे देखिए भाव भवा पेड़ अशांत चलित भवति, तो ये लिखा हुआ है, तो इसमें लिख दीजिएगा स्टूडेंट। मैं आपको बोलकर बता देता हूँ कि दुर्योधन केशवस्य, देखिए केशवस्य भाव पेड़ अशांत चलित भवति, यानी केशव यानी जो भैया कृष्ण भगवान है ना, इनके देखकर भैया ये काफ़ी वो है दुखित है, यानी कृष्ण भगवान को भैया एक प्रकार से देखकर कहते हैं ना स्टूडेंट कि देखकर ईर्ष्या करता था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि हास्य रस अथवा भयानक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। हास्य रस का देखिए, हास्य रस अथवा भयानक रस दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। ठीक है, 1 नंबर इस पर दिया जाएगा और 1 नंबर इस पर। ठीक है, तो परिभाषा और उदाहरण के लिए 1-1 नंबर दिया जाएगा। खा नंबर है रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अथवा करके रूपक अलंकार का परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा लिख सकते हैं। वीडियो चैनल पर है। ठीक है, और अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट, आप लोग देखे होंगे रसचंद अलंकार पर, तो इंपॉर्टेंट रसचंद अलंकार की वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, और हर साल आता है स्टूडेंट, यानी आपको 6 नंबर रसछंद अलंकार पर तो मिलना ही मिलना है। गा नंबर है रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। आपको इसमें परिभाषा, यानी एक प्रकार से परिभाषा उदाहरण के और ऊपर होता है कि इसमें इतना मात्राएं हैं। ठीक है, यानी सोरठा छंद में इतनी मात्राएं होती है, इसमें 13-11 लघु और विराम होता है, इस तरह से होता है ना स्टूडेंट। तो रोला अथवा सोरठा किसी एक का आप लोगों को परिभाषा उदाहरण लिखना है, लिख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है और 9 नंबर इस बार आपको दिया जाता है। कितने नंबर? 9 नंबर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि 2+7 दिया हुआ, तो 2+7 का मतलब क्या है? तो मैं बात करूँ 2 नंबर आपको दिया जाता है किसके लिए? इसका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, और 7 नंबर इसकी पूरी यानी निचोड़ लिखने के लिए कि पूरा इसमें क्या है। जैसा कि सबसे पहला इसमें है निबंध में राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, दूसरा है इंटरनेट विकास अथवा विनाश, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और चौथा है वन संरक्षण का महत्व। तो ये 4 निबंध दिया हुआ है और इन चारों में से केवल आप लोगों को एक ही निबंध यानी किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, तो लिख लीजिएगा। 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। अब यहाँ से हमारा जो कि साहित्यिक हिंदी का जो मेन भाग होता है यहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन है, संधि का पूछा गया है कि पवन का संधि विच्छेद होगा। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो आप लोगों का खा हो जाएगा। देखिए ये खा वाला ऑप्शन सही है, पो प्लस अन हो जाएगा पवन का सही संधि विच्छेद। दूसरा क्वेश्चन है कि चैनम का संधि विच्छेद होगा, तो चैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इन चारों में से गा वाला हो जाएगा, चे प्लस अनम हो जाएगा चैनम का सही संधि विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संधि का कि पो प्लस इत्रम की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? ठीक है, क्या परित्रम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आपका परिताण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पवित्र हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बचता क्या है? बचता आपका खा वाला है, पवित्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपका संधि स्टूडेंट 3 संधि पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। वीडियो में एक जल्द ही लेकर आने वाला हूँ स्टूडेंट, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो लेगा, जो कि आपके खंड खा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का ही रहेगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर का पहला क्वेश्चन जो कि समास से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि महादेव में कौन सा समास है? तो इन चारों में से बताना है भैया कि महादेव में कौन सा समास हो जाएगा। क्या अव्ययभाव समास है, कर्मधारण समास है, द्वंद्व समास है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भैया इनमें से समास की मैं बात करूं तो आपका कर्मधारण समास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि महात्मा में समास कौन सा है? ठीक है, महात्मा में क्या कर्मधारण समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है? ठीक है, तो महात्मा में जो समास हो जाएगा स्टूडेंट बताइएगा आप लोग करेक्ट आंसर, वो क्या आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व समास दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, क्या द्वंद्व समास हो जाएगा? महात्मा में जो स्टूडेंट समास हो जाएगा वो द्वंद्व नहीं होगा, ना अव्ययभाव होगा, ना बहुब्रीहि होगा तो आपका कर्मधारण समास। ठीक है स्टूडेंट, तो महात्मा में कर्मधारण समास का वाला सही है और महादेव में भी का वाला कर्मधारण समास सही है।
13 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्व में प्रत्यय कौन सा है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो गुरुत्वम, महत्वम, ठीक है, स्वागतम, इसमें त्वा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूत शब्द में प्रत्यय है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वो आपका कत हो जाएगा, ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपका हो गया प्रत्यय, संधि और समास। खा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ये आपका विभक्ति है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा और टोटल 3 आपकी विभक्ति दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए 2 नंबर कैसे दिया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका। देखिए विभक्ति आपको लिखना होगा कि कौन सी विभक्ति है, इसका नियम यानी सूत्र लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि उपाध्याय छात्र सब सम स्नान है, यानी उपाध्याय छात्रों के साथ स्नान करता है। अब इसमें विभक्ति की मैं बात करूँ तो तृतीय विभक्ति है स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा विभक्ति है, तृतीय है। इसमें नियम आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए नियम है सहयुक्ते। देखिए सहयुक्ते सा प्रधाने, सहयुक्ते सा प्रधाने इसका नियम है स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका एक प्रकार से नियम विभक्ति पूछा गया था। मैंने जो कॉपी वाला वीडियो है, एक बार इस वीडियो के बाद में आप लोग कॉपी वाला वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसमें पूरा पेपर सॉल्व और साथ में पूरी कॉपी यानी हिंदी की जो पूरी कॉपी होती है स्टूडेंट, पूरी कॉपी कैसे लिखनी है एक बार वो चेकआउट कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, 24 फरवरी से पहले देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए, ठीक है। 8 नंबर का आपका पत्र लेखन साहित्यिक हिंदी में होता है। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो इन आपको दोनों में से किसी एक पत्र पर आपको लिखना है और आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। मेरे पत्र पर वीडियो भी बनाया हुआ है और आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी पत्र होते हैं, ठीक है। तो पत्र लिखने का तरीका आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था, जो कि मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा।